मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली है क्या, इसकी बात करेंगे। और एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड में बिहेवियर कैसा होता है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे बेसिकली। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। उन्होंने ये देखा कि जब कोई वायर में करंट पास होता है तो वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। अभी तक हमने पीछे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये पढ़ा है बेसिकली कि जैसे ही हम एक चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पार्टिकल कैसा होगा, रेस्ट में होगा। तो जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो अपने आसपास जो फील्ड बनाता है वो कैसा बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उन्हें शुरुआत में किसी ने ये सोचा नहीं था कि अगर चार्ज मूव करने लगे, चलने लगे, तो वो अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से चेंज कर देगा। ये बात सबसे पहले ओरेस्टेड ने नोट की और उन्होंने ये देखा कि एक कंपास रखा हुआ था एक करंट कैरिंग वायर के पास। तो उन्होंने ये देखा कि वो जो कंपास की नीडल नॉर्थ की साइड में पॉइंट करती है, वो नॉर्थ की साइड में पॉइंट नहीं कर रही थी, उसकी डायरेक्शन कुछ और ही बता रही थी। जैसे ही उन्होंने कंपास को वहाँ से हटाया, वो सही डायरेक्शन में पॉइंट करने लगा। तो उन्होंने टेबल पर रखी हुई चीज़ों पर जब गौर किया तो वहाँ एक लैंप रखा हुआ था, टेबल लैंप, जिसमें ऑब्वियसली करंट पास हो रहा था उसकी वायर से। जैसे ही वो उन्होंने उसको बंद किया, करंट स्टॉप हो गया, तो कंपास की डायरेक्शन भी ठीक तरफ पॉइंट करने लगी। इससे उन्होंने ये कंक्लूज़न निकाला कि एक चलता हुआ चार्ज, मूविंग चार्ज, या फिर हम उसे बोल लें करंट, अपने आसपास जो फील्ड बनाता है वो फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। बाद में ओरेस्टेड ने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया जिसे हम ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, और इसमें उन्होंने क्या बताया कि करंट किस डायरेक्शन में चलेगा उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस बारे में उन्होंने बताया, जिसे हम बोलते हैं ओरेस्टेड का स्विमर रूल या स्विम रूल। तो इसमें उन्होंने ये बताया कि सपोज़ करो एक रिवर है, ये वैसे आपके कोई सिलेबस का ज़्यादा पार्ट है नहीं, ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि करंट को हम एक नदी की तरह मान लें, रिवर की तरह, जो करंट जैसे वायर में फ़्लो होता है ऐसे ही एक रिवर फ्लो हो रही है। तो ये रिवर के फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये स्विमर रिवर की तरफ ही डायरेक्शन में ही तैर रहा है आगे, इस तरह से कि जो करंट है वो उसके पैरों की तरफ से एंटर करके सर की तरफ से निकल जाता है। कुल मिला के हम इसे सीधे शब्दों में बोलें, जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में स्विमर भी तैर रहा है। सही है। तो उसका जो लेफ़्ट हैंड है वो नॉर्थ को पॉइंट करेगा और जो राइट हैंड है वो साउथ को पॉइंट करेगा। ये बात ओरेस्टेड ने बताई। ठीक है। इसी को बोलते हैं ओरेस्टेड का स्विमिंग रूल। ओरेस्टेड, सही है, ओरेस्टेड स्विम रूल। ठीक है। इसमें क्या था कि देखो, अगर करंट जा रहा है वेस्ट से ईस्ट में तो ये हमारा नॉर्थ होगा और ये नीचे हमारा साउथ होगा। ठीक है। ये इन्होंने बताया। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई थी कि जो हमारा करंट है वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब इसमें दूसरी चीज़ें शुरू हुई कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं तो क्या होगा। समझ में आया कि हमने खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो ये क्योंकि मूविंग चार्ज खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, आपने एक मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो उससे कुछ तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये चेक करने के लिए हमने एक चार्ज पार्टिकल को जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया तो हमने ये देखा कि चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, यानी पार्टिकल को सीधा जाना होता है तो वो सीधा नहीं जा रहा, वो किसी डायरेक्शन में डेविएट कर रहा है। अब कुछ केसेस में तो वो पार्टिकल सीधा ही निकल गया,
और कुछ केसेस में वो पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो इस पर जब स्टडीज़ हुई तो कुछ केस सामने आए। उन्होंने ये कहा कि देखो इसको मैं मिटा देता हूँ। अगर ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, नॉर्थ से साउथ की साइड, ठीक है। तो उन्होंने कहा अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल भेजते हैं, ये एक चार्ज पार्टिकल है Q, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ भेज रहे हैं, ऐसे जिधर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है उसी डायरेक्शन में ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या यही चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जा रहा है। कहने का मतलब है पैरेलल चल रहा है या एंटी पैरेलल चल रहा है, दोनों ही केस में ये पार्टिकल सीधा चला जाता है, अपने पाथ से डेविएट नहीं होगा। कैसे चला जाएगा, सीधा चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इसके परपेंडिकुलर भेज दें, सही है, परपेंडिकुलर या फिर किसी सर्टेन एंगल पे, ठीक है। कुल मिला के सारी बात ये है कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करके जाना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करके जा रहा है तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा। जब ये पैरेलल चला जाता है तो किसी भी फील्ड लाइन को कट करता है क्या, नहीं करता। उस पर्टिकुलर केस में इस पर भी कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। लेकिन अगर ये पार्टिकल यहाँ से इस तरह से ऊपर की तरफ जाए v वेलोसिटी से, या ऊपर से नीचे की तरफ आए, या किसी सर्टेन एंगल पर जा रहा है, थीटा एंगल पर, तो इस केस में इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हो जाएगा कॉस थीटा, v कॉस थीटा जो पैरेलल है, और एक v साइन थीटा जो परपेंडिकुलर है, सही है। इन तीनों केस में इस पर फोर्स लगेगा बेसिकली, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल जा रहा है तो कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर इसको कट करते हुए परपेंडिकुलर टू द फील्ड जा रहा है, सही है। अब चाहे वो ऐसे y में हो या फिर हम इसे इस तरह से अंदर की तरफ भेज रहे हो जी डायरेक्शन से, समझ गए, दोनों केसेस में इस पर एक फोर्स लगता है। तो हमने इसमें आगे स्टडी करी तो हमने क्या कहा कि सपोज़ करो ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है, x, y और ये क्या है, z। जैसे हमारा बेसिकली ये रूम है, ठीक है। इसके कॉर्नर से अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा x, y, z। अब हमने यहाँ से v वेलोसिटी से यहाँ से थीटा एंगल पर, यानी x डायरेक्शन से थीटा एंगल पर v वेलोसिटी से हमने एक चार्ज पार्टिकल q को यहाँ से प्रोजेक्ट किया, और हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x डायरेक्शन में है। b मैग्नेटिक फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को E से रिप्रेजेंट किया जाता है, E वेक्टर से, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड को B वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो हमने B वेक्टर यहाँ पर बनाया, ये किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में, और यहाँ से x से थीटा एंगल पर हमारा पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, समझ में आया। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो इस डायरेक्शन में हो गया कितना, v cos थीटा, और एक z डायरेक्शन में हो गया कितना, v sin थीटा।
अब ऑब्वियसली हमें ये पता है v cos थीटा तो b की ही डायरेक्शन में है, तो इसकी वजह से तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। लेकिन ये जो v sin थीटा है ये x के कैसा है, परपेंडिकुलर, इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा। तो हमने ये देखा कि ये पार्टिकल इस पाथ पे न जाके थोड़ा ऊपर की तरफ टिल्ट हो जाता है, यानी कि हमें ये समझ में आता है, ये हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि इस पर जो फोर्स लगा वो किस डायरेक्शन में लगा, y डायरेक्शन में। तो हर बार अगर पार्टिकल परपेंडिकुलर जा रहा है तो हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए फ्लेमिंग का एक लेफ्ट हैंड रूल आया। क्या आया? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा कि देखिए ये जो आपका लेफ्ट हैंड है इसको आप इस तरह से स्ट्रेच करें कि ये जो तीन उंगलियां, एक थंब है, फर्स्ट फिंगर है और मिडल फिंगर है, ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। किस तरह से? जैसे x, y और z होते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम याद रखेंगे फादर, मदर और चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इसमें अगर ये फर्स्ट फिंगर जो है ये किसको दर्शा रही है? मैग्नेटिक फील्ड को, और ये इलेक्ट्रिक करंट को दर्शा रहा है, तो जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। अब जैसे हम इसी पर्टिकुलर केस में लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारी क्या है? बी, जो एक्स की तरफ है, तो ये दर्शा रही है, ये वाली उंगली ये जो है ये हमने बी की साइड रखी। और करंट की हम कौन सी डायरेक्शन लेंगे? चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? हम वी कॉस थीटा तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसकी वजह से कोई फोर्स नहीं लग रहा, हम लेंगे वी साइन थीटा। तो ये कैसा आ रहा है? बाहर की साइड। तो हमने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ आ रहा है? बाहर की साइड। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, सही है। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर, इस पैटर्न में कभी भी हमें अपनी उंगलियां नहीं चलानी है। या तो हम अपनी ये जो कलाई है इसको मोड़ सकते हैं, रिस्ट को यहाँ से, या फिर एल्बो से पूरा सिस्टम को हम घुमाएंगे। कभी भी बच्चे जैसे उंगलियां घुमाने की कोशिश करते हैं, उंगली नहीं घुमानी है, सही है, उंगलियां हमारी ऐसे ही रहेंगी। तो कभी भी अगर डायरेक्शन चेंज करनी हो तो या तो रिस्ट को मूव करना है इस तरह से, या फिर एल्बो को मूव करना है, ठीक है। उंगलियां इसी तरह से रहेंगी। तो इसे फादर मदर चाइल्ड रिलेशन में इसलिए बोला जाता है ताकि याद रहे। फादर मतलब एफ यानी फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड यानी इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इसको याद रखना। तो यहाँ से तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? तो इसमें यही है कि अगर हम इस तरह से स्ट्रेच करें कि जो फर्स्ट फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो करंट है वो मिडिल फिंगर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो किससे मिलेगी? हमें थंब से मिलेगी, ठीक है। इन एनी केस अगर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। जैसे इसमें हमने ये देखा कि ये हमारा, सपोज़ करो कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखना, आपको मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन देखने के लिए मिलेंगी जो बुक में रिप्रेजेंट रहती हैं। एक जगह तो आपको ये क्रॉस लगे हुए मिल जाएंगे, ठीक है, और दूसरी जगह आपको ये डॉट लगे हुए मिल जाएंगे। तो इनका मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के साथ आती है वो ये आती है कि ये पूरा 3 डायमेंशन में चलता है, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम डायरेक्शन समझने में आएगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि हम जो भी लिखते हैं वो 2 डायमेंशनल प्लेन पर लिखते हैं। हमारे पास जो ये बोर्ड है या जो आप लोगों के पास पेपर है वो 2 डायमेंशनल प्लेन है। तो या तो हम इसमें इस तरह का व्यू बनाएं जिसमें हम जी को इस तरह से दर्शा देते हैं, तो भी समझने में प्रॉब्लम रहती है। तो हमने ये डायरेक्शन इसलिए बनाई कि ये इसे बोलते हैं
इनसाइड द पेपर, सही है, ठीक है, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसा भी बोल देते हैं, या ये है आउटसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर हम एक एरो को देखें तो एरो किस तरह का दिखता है हमें, इस तरह का, तो इसमें पीछे क्या बना रहता है, इस तरह से बना रहता है, ठीक 2D नहीं है। अगर हम एरो को देखें तो पीछे ये 4D मतलब 3D शेप रहती है, इस तरह से और इस तरह से। तो अगर एरो आप लोगों की तरफ आ रहा है, सामने से इस तरह से किसी ने एरो को छोड़ा और एरो आपकी तरफ आ रहा है, तो आपको सामने से कैसा दिखाई देगा, डॉट दिखाई देगा इस तरह से। और अगर एरो आपकी तरफ से जा रहा है तो पीछे से किस तरह का दिखाई देगा, क्रॉस। तो बस इसका यही मतलब है कि अगर क्रॉस है यानी कि इस प्लेन के अंदर जा रहा है, और अगर डॉट है तो प्लेन से बाहर आ रहा है। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टेड इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। कुल मिला के ये नेगेटिव z एक्सिस है, इसकी क्या डायरेक्शन है, नेगेटिव z माइनस z, और ये है आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यानी कि ये z एक्सिस है। क्लियर। तो इससे ये होता है कि एक एक्सिस तो हमने सीधी दर्शा दी, इससे हमें पता चलेगा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। बाकी दो यानी कि उसकी मूवमेंट, करंट का मूवमेंट और लगने वाला फोर्स, वो हमें बाकी 2D प्लेन पर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो फोर्स लगा इसकी वैल्यू क्या होगी, ये जो फोर्स लगा है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये आप देख सकते हो, ये बेसिकली 3 डायमेंशन थिंग है, ठीक है। अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किस किस का, B का और V का, ठीक है, हमें क्या देता है, फोर्स की वैल्यू, सही है। तो देखो ये 3 डायमेंशन है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, साइन थीटा आ रहा है इसमें, ठीक है। तो क्या आएगा, तो जो लगने वाला फोर्स है, तो फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। इसको मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अभी कैसे है, इस तरह से क्यों है, तो देखो इसमें Q जो है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, चार्ज कोई वेक्टर तो है नहीं, चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। VB साइन थीटा, तो VB साइन थीटा कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट या क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो ऑब्वियसली F कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है, सही है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू Q, और VB साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, V क्रॉस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गई, बाकी ऊपर वाला भी सही है, QVB साइन थीटा। तो ये जो फ्लेमिंग ने हमें रूल दिया है जिससे हम फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये तो है ही है, इससे तो निकाल ही सकते हैं। बाकी अगर हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट वाला, जैसे हमने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो डायरेक्शन है वो कैसे मेज़र होती है, किससे होती है, राइट हैंड थंब रूल से, तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे निकालेंगे, क्या है, VB साइन थीटा है ना, तो देखो हमारा वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, Z, तो हमने इसको ऐसे रखा राइट हैंड को, और B हमारा किधर है, उधर X डायरेक्शन में, तो हम इसे V से B की तरफ लेके जाएंगे, तो थंब कैसे आया, ऊपर, तो फोर्स कहाँ मिला, ऊपर की तरफ। तो ये राइट हैंड थंब रूल से भी हम इसकी डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इन एनी केस हम B की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक।
v हमारा किधर है, अब इधर, सही है। तो हमें v भी साइन थीटा करना होता है, तो हम v से शुरू करेंगे, जो किधर है z में, b किधर है -x में हो गया, तो हम क्या करेंगे v क्रॉस b, तो ये कैसी आई डायरेक्शन नीचे। अब इसमें अगर हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएं तो देखो फादर मदर चाइल्ड, तो अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर हो गया -x, तो जैसा मैंने बताया कि हम कलाई को घुमाएंगे या एल्बो को घुमाएंगे, तो हमने इसको क्या कर दिया -x, ये -x है, और करंट अभी भी z डायरेक्शन में चल रहा है, तो करंट अभी भी हमारा बाहर है, लेकिन फोर्स अब कहाँ आ गया, नीचे। तो अगर कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन रिवर्स होती है तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ये प्योर वेक्टर है जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था। तो ये जो रिज़ल्ट निकल के आया इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। इस फोर्स को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। अब हम बात कर रहे हैं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट हम कहाँ से निकालेंगे, तो ऑब्वियसली हम किसी चीज़ की भी SI यूनिट को फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है F = QVB sin थीटा, तो हम इसी से शुरुआत करेंगे। हमें पता है F = QVB sin थीटा, हमें चाहिए B, तो B = हो जाएगा F/QB sin थीटा, ठीक है, ओ सॉरी V, हाँ QV sin थीटा, ठीक। तो हम अगर यहाँ पे यूनिट निकालें B की, तो ये क्या मिलेगी, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, अपॉन में चार्ज की कूलाम, और V की क्या है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो साइन थीटा ये यूनिट डैश है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। तो हमारी इसकी यूनिट क्या हो गई, न्यूटन कूलाम इनवर्स मीटर इनवर्स सेकंड, ठीक है। अब इसको हम बोल देते हैं क्या, 1 टेस्ला, 1 टेस्ला, जहाँ ये टेस्ला जो है, T जो है टेस्ला को रिप्रेजेंट कर रहा है, टेस्ला ऑब्वियसली निकोला टेस्ला, सही है। तो ये टेस्ला किसकी यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड की। तो टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो 1 टेस्ला कितनी वैल्यू होगी, तो देखो अगर हम इसी फॉर्मूले में F को कितना रख दें, 1, चार्ज को कितना रख दें, 1, और कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 1 वेलोसिटी से, और साइन थीटा को भी कितना कर दें, 1। अब ये साइन थीटा 1 कब होगा, अगर साइन थीटा 1 है तो थीटा कब है, 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर जा रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 टेस्ला। तो क्या लिखें, 1 टेस्ला, तो 1 टेस्ला किसी भी फील्ड की वैल्यू तब होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तब होगी जब 1 कूलम का चार्ज 1 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी से मूव करेगा, कैसे, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, और उसको कितना फोर्स लगे, 1 न्यूटन का। अगर वो 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो हम बोलेंगे कि जो हमारा फील्ड है वो कितना है, 1 टेस्ला। तो ये इसकी SI यूनिट है। इसके अलावा इसकी CGS यूनिट होती है गॉस, सही है। CGS यूनिट क्या होती है, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B क्या है, इज गॉस, ठीक है। इसे हम G से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 1 टेस्ला में 10⁻⁻⁴ गॉस होते हैं,
1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ गॉस। अब अगर आपको किसी पर्टिकुलर चार्ज के लिए फोर्स निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल है, एक मैग्नेटिक फील्ड में इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उस पर कितना फोर्स लगेगा। अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है तो इसी फॉर्मूले से हमारी कैलकुलेट होंगी। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर टू द फील्ड मूव कर रहा है तो हमें थीटा 90 मिल जाएगा, तो मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। और अगर उसने थीटा की कोई वैल्यू दी है तो हम थीटा की वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। अब तुम्हें पता है कि अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल जाता है तो ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि साइन ज़ीरो की वैल्यू कैसी होगी, और साइन 180 की वैल्यू भी कैसी होगी, ज़ीरो। तो इस केस में कोई फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स ज़ीरो होगा। ठीक है, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की जितनी भी क्वालिटी हैं, सही है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही हैं। एक पॉइंट पर एक से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो सकते हैं, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उन सब का वेक्टर सम होगा, जैसा कि हम क्या निकालते थे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टी जैसी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली हैं वैसी ही सारी प्रॉपर्टी कौन रखता है, मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, सारी रखेगा। बाकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो अपनी प्रॉपर्टी हैं उसमें एक बेसिक सा डिफरेंस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, बिल्कुल क्लोज, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। वो पॉजिटिव से शुरू होगी, नेगेटिव पर ख़त्म हो जाएगी। ये नॉर्थ से बाहर निकलेगी, साउथ पर एंटर करेगी, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलती है। तो बस ये फ़र्क है, बाकी सारी क्वालिटी सेम है इनकी। अगर तुमने वो पढ़ा हुआ है तो तुम्हें ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस देख लो एक बार। अवेलेबल। अब सुन लोगों का, अगर आदमी प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा है ना, या प्राइवेट डॉक्टर के पास जा रहा है कंसल्ट करने के लिए, तो अपनी दो बीमारी तो वैसे भी नहीं बताता है वो कि ये तो ठीक हो जाएंगी, काहे को बताऊँ और पैसे लगेंगे। और अभी मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अभी गया था कुछ दिन पहले, है ना, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई थी, तो उसने 10 रुपये दिए, तो उसने उससे वही कहा कि भाई खुले नहीं है मेरे पास। उसने 10 अलग अलग नाम से पर्ची कटवाई, और उसके साथ एक और लेडी खड़ी हुई थी, और वो यूँ करी कि क्या करेगी ना, यूँ करे वो 2 रुपये, वो ये कह रहा था कि 5 रुपये तो हैं, 5 रुपये ले जाओ। तो उन्होंने कहा छोड़ो 5 का क्या करेंगे, और पर्ची काटेंगे, ले लेंगे, वो भी बीमार है उसकी भी ले लेंगे, वो भी बीमार है उसकी भी ले लेंगे। अब एक बात बताओ, सरकार तुम्हारे लिए हेल्प कर रही है, तुम्हें इतने कम दामों में दवाई दे रही है, तो भाई किसी ज़रूरतमंद के लिए रहने दो ना। और तुम अपने घर जाके भर लो, तुम फेंकोगे उसको, फिर ये कहोगे सरकार कुछ नहीं कर रही। हरामखोर तो तुम खुद हो चुके हो। मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसमें अल्फ़ा पार्टिकल दिया है हमें, जिसका मास ये है 6.65 × 10⁻⁻27, और ये राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी वही 90 डिग्री के एंगल पर मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से, 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। और जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमें दी हुई है दैट इज़ 0.2 टेस्ला। वो ये बोल रहा है फोर्स निकालना है एक तो, और एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गिवन डेटा लिख लेते हैं। तो जो हमें गिवन है, एक तो ये है कि पार्टिकल जो है अल्फ़ा है, क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल है। तो इसका क्या लेना देना है, इससे हमें पता चलेगा अल्फ़ा पार्टिकल से कि जो चार्ज है ना Q, वो अल्फ़ा पार्टिकल पर डबल होता है प्रोटॉन का।
चाहिए, किसका, प्रोटॉन का डबल होता है, यानी कि 2e हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, यानी 3.2 10⁻⁻19 कूलाम। इतना तो आ गया चार्ज। उसके बाद उसने हमें दिया है मास, कितना, 6.65 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। राइट एंगल है तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। वेलोसिटी हमें दी है 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू जो है वो हमें दी है 0.2 टेस्ला। और हमसे उसने पूछा है फोर्स कितना होगा, F हमसे पूछा है। तो वही मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। और मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स क्या है, F = QVB sin थीटा। तो वैल्यू रखेंगे, Q है हमारा 3.2 10⁻⁻19 इंटू V है हमारा 6 × 10⁵ इंटू 0.2 इंटू साइन थीटा, यानी साइन 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3.2 × 6 इंटू, इसको भी हम 2 कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻1। 4.8 रुको, 2 × 10⁻⁻1 लिख सकते हैं 0.2 को, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, या हो जाएगा 10⁻⁻19 + 5 - 1, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो 4 × 6 = ये हो जाएगा -20 + 5 कितना हो जाएगा, -15, 10⁻⁻15। इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 38.4 × 10⁻⁻15 न्यूटन, इतना हमारा क्या आया, फोर्स आ गया। ठीक है, तो जिसे हम लिख सकते हैं 3.84 × 10⁻⁻15 भी हम लिख सकते हैं, एक ही बार, -14 लिख सकते हैं, इतना ठीक है। अब उसने कहा एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन के लिए हमें पता है F = क्या होता है, ma, तो A = हो जाएगा F/m। तो F कितना है, 38.4 × 10⁻⁻15 अपॉन में m कितना है हमारा, 6.65 × 10⁻⁻27। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 5.77 × 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारा फोर्स आ गया यहाँ पर, और ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, सीधा फार्मूला पर बेस्ड है। बट आपको ये याद रखना है कि जो भी फार्मूला हमें दिया जा रहा है उसमें कोई एक ही चीज़ मिसिंग होगी, उसे निकाल लेना। तो क्वेश्चन करते वक्त पहले गिवन डेटा जो है लिख लिया करो, और जो मिसिंग है पहले उसको निकाल लिया करो।